हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भैया चलावयवता की, चलावयवता, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या होती है ये हम लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म में सबसे पहला अपने पास था भाई 1-3 माइग्रेशन, ठीक है। या इसको जो है वो अपन क्या बोल सकते हैं, 1-3 विस्थापन बोल सकते हैं, 1-3 शिफ्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला टाइप था अपने पास कीटो इनॉल चलावयवता, ठीक है। तो कीटो इनॉल चलावयवता हम पढ़ रहे थे। तो कीटो इनॉल चलावयवता में एक क्या बताया था मैंने कि एक तो कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें कीटो ग्रुप होगा, यानी CO कार्बोनिल ग्रुप होगा। एक कंपाउंड में तो क्या होगा भाई, कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है। और दूसरे कंपाउंड में अपने पास इनॉल ग्रुप होगा। इनॉल का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आप क्या कर दो OH लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे, इनॉल बोलेंगे। ये वाला अपने पास इनॉल है। और दोनों एक दूसरे में अगर कन्वर्ट होते हैं और दोनों के बीच में क्या आ जाए, एक गतिक साम्य स्थापित हो जाए तो इसको कीटो इनॉल चलावयवता हम बोलेंगे। अब इसको 1-3 माइग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है ना, तो वो क्या होती है, 3 परमाणु के बीच में होती है। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अपन निकालते हैं और अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन पर भेज देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा भाई, कीटो से इनॉल बनेगा। तो टोटल 3 परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, तो इसको कीटो इनॉल चलावयवता हम बोलते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखना कि X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और Z पर हाइड्रोजन, इस प्रकार की जो यौगिक है वो ये 1-3 माइग्रेशन वाला सिस्टम जो है वो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि कीटो इनॉल चलावयवता के लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सारी बातें अपन ने कर ली थी कि कौन सा चलावयवता प्रदर्शित करता है और कौन सा चलावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखना जरा कि मैंने लास्ट क्लास में जो हेडिंग छोड़ी थी वो थी ब्रिज हेड चलावयवता और ब्रिज हेड परमाणु, ठीक है। अपन इसकी बात कर रहे थे, चलावयवता एवं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। ये अपना टॉपिक चल रहा था। और ब्रिज हेड कार्बन किसको बोलते हैं कि भाई जो अपने पास बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं ना, जिनमें ऐसे करके 2 रिंग आपस में जुड़ी होती है और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड है इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्रिज हेड। ये वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन परमाणु है इसको ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। ये वाला जो कार्बन परमाणु है इसको भी ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट ये बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन चलावयवता में भाग नहीं लेता है, ठीक है। कि भाई ब्रिज हेड पर जो हाइड्रोजन होता है वो चलावयवता में भाग नहीं लेता है, कि इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कभी भी चलावयवता में भाग नहीं लेगा अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको मैंने ये कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया कि क्या ये वाला चलावयवता प्रदर्शित करेगा। तो चलावयवता प्रदर्शित करने की कंडीशन क्या बताई थी भाई, मैंने आपको कहा था कि चलावयवता प्रदर्शित करने के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा चेक करते हैं, ये अपना क्रियात्मक समूह हो गया और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। तो इस पर तो हाइड्रोजन है नहीं, इस पर हाइड्रोजन है, इस पर जो है वो एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से आपको हाइड्रोजन निकाल के कहां भेजना है, ऑक्सीजन पर भेजना है, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर भेज देना है। तो अगर इसका इनॉल बनाएंगे तो इसका इनॉल कुछ ऐसा बनेगा, इसका इनॉल ऐसा बनेगा। लेकिन ये वाला इनॉल जो है वो अस्थायी होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है, अत्यधिक अस्थायी। और अत्यधिक अस्थायी होने की वजह से कभी भी ये बनता नहीं है, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चलावयवता में भाग नहीं लेगा, यानी ये वाला कंपाउंड चलावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, चलावयवता प्रदर्शित
नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना वो चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? तो रीजन इसका यही है कि भाई ब्रिज हेड का जो भी हाइड्रोजन होता है वो चलावता में भाग नहीं लेता है। क्यों भाग नहीं लेता है ये भी सुन लो, क्योंकि भाई जब ये चलावता में भाग लेगा तो ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आएगा। ब्रिज हेड वाला जो परमाणु है ना अपने पास, ब्रिज हेड वाला जो कार्बन है वहां क्या आ जाएगा, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड अस्थायी होता है ना। ब्रिज हेड पर जब भी कहीं भी डबल बॉन्ड आएगा तो वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो यहां ऐसा नहीं होता है, ये वाला कभी भी चलावता में भाग नहीं लेगा। मैं आपको 2-4 कंपाउंड दे रहा हूं, उनमें आपको यही चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड चलावता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखना जरा, चेक करें भाई इसको, है ना, कि ये वाला चलावता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, चलावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। इसको चेक करें, सिंपल सा काम है, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। चेक करें इनमें से कौन सा चलावता दर्शाएगा। ये कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इनमें से कौन सा चलावता दर्शाएगा और कौन सा चलावता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो देखें ज़रा, तो भैया इन कंपाउंड्स में हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा चलावता प्रदर्शित करेगा और कौन सा चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। सबसे पहले इस पर आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना ज़रा, वही अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, ये अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन ऊपर वाला है। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन तो चलावता में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज हेड का है, ब्रिज हेड का चलावता में नहीं जाता है। और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये चलावता में जा सकता है। तो ओवरऑल ये वाला कंपाउंड चलावता प्रदर्शित करेगा। कहाँ से करेगा? नीचे वाले अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ से चलावता प्रदर्शित होगी। इसमें चेक करते हैं, ये अपने पास क्रियात्मक समूह, ये अल्फा, ये अल्फा, ये वाला अल्फा भी ब्रिज हेड का है, ये वाला भी अल्फा ब्रिज हेड का है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों अल्फा जो है वो ब्रिज हेड के हैं। तो ये चलावता प्रदर्शित नहीं कर सकता, किसी भी हालत में ये चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखना ज़रा, ये अपने पास मुख्य क्रियात्मक समूह, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा दिया, Br लगा दिया। ऊपर की तरफ एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला जो है वो कौन सा है, ये ब्रिज हेड का है। और ब्रिज हेड का जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन चलावता में भाग नहीं लेता है। तो ये वाला भी चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं। तो भाई देखना ज़रा, ये वाला जो है वो अपने पास क्या, मुख्य क्रियात्मक समूह, ये अल्फा हो गया और ये, अच्छा ये वाला अल्फा होगा अब इसमें, है ना। इसमें ऐसा है कि भाई कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है कि ये रिंग है 6 कार्बन की, है ना, 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, और 6 कार्बन की रिंग से ये वाला कार्बन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों कार्बन जो है वो आपस में इससे जुड़ा हुआ है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस कंपाउंड को जो है मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, एक ही बात होगी, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी बना दो, ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो। तो इसको चेक कर लेते हैं कि भाई देखना ज़रा, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। अब नीचे वाला अल्फा तो क्या है, ब्रिज हेड का है, हाइड्रोजन तो है, तो ये वाला हाइड्रोजन चलावता में जाएगा नहीं। ये वाला जो है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये वाला चलावता में जा सकता है। अगर ये चलावता में जा सकता है तो भाई पूरा मॉलिक्यूल चलावता प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा कि भाई चलावता में ब्रिज हेड का जो परमाणु है वो कैसे, हाइड्रोजन वाला जो है ब्रिज हेड का, वो हाइड्रोजन चलावता में भाग नहीं लेता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना, इसको मिटा रहा हूँ। देखें, ये हो गया। अब यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, किंतु 0 ब्रिज हेड यौगिकों में 0 ब्रिज हेड यौगिकों में ब्रिज हेड हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन चलावयवता में भाग ले सकता है। भाई देखना ज़रा कि अब ये इसमें एक अलग केस है। भाई
इस तरीके के, मैं उसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इस तरीके के जो कंपाउंड है, जैसे 2 6 कार्बन की रिंग आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो जैसे आपको पूछ लिया कि भाई ये वाला जो है वो चलावता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, तो अब इसमें जो है वो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, ये अल्फा और ये भी कैसा है, अल्फा है, ठीक है। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी कैसा है, 3 डिग्री है, दोनों 3 डिग्री कार्बन है। और इन दोनों कार्बन में जो 3 डिग्री कार्बन है, ये दोनों के दोनों जो है वो ब्रिज हेड है। कैसे कि 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, 2 जगह से जुड़ी हुई है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या, जीरो ब्रिज हेड, ठीक है ना, या इनको बोलते हैं ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड। अब जीरो ब्रिज हेड क्या है, तो भाई ध्यान से देखो कि बीच वाला जो ब्रिज है ना, बीच वाला ये वाला ब्रिज है, इसमें एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को जीरो ब्रिज हेड बोलते हैं। तो अगर जीरो ब्रिज हेड जो है वो 2 6 कार्बन वाली रिंग को जोड़ रहा है ना, तो इस तरीके के जो कंपाउंड है, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये चलावता में जा सकता है। यानी इसका इनॉल जब बनेगा तो इसका इनॉल ये वाला बनेगा। इनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं और डबल बॉन्ड लगाते हैं, ये OH, यानी ये वाला बन सकता है, तो ये वाला चलावता दर्शाएगा। तो इस तरीके के जो कंपाउंड है ना वो चलावता दर्शा सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई, ये वाला जो है चलावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, बिल्कुल ये भी चलावता दर्शाएगा। कैसे, यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ या इसके साथ, दोनों के साथ इनॉल बना सकता है। इधर ये वाला अल्फा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा है, और ये वाला जीरो ब्रिज हेड है, तो ये चलावता में जा सकता है। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया अपना चलावता एवं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। एक और चलावता में कीटो इनॉल चलावता अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक और केस देख लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं भाई पैरा टोटोमेरिज्म या पैरा चलावता। क्या है भाई, पैरा टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है पैरा टोटोमेरिज्म, ध्यान से देखना। एक कंपाउंड है भाई मेरे पास ये वाला, ठीक है। एक कंपाउंड है मेरे पास ये वाला, ठीक है। आपको बोल दिया कि क्या ये कंपाउंड जो है वो चलावता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखना। आप कहोगे कि सर ये वाला कंपाउंड तो चलावता प्रदर्शित करेगा, है ना, थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही बना देता हूं, ठीक है, कि सर ये वाला कंपाउंड तो चलावता प्रदर्शित करेगा। कैसे, ये मुख्य क्रियात्मक समूह ये अल्फा हो गया, तो यहां से काम करें, हाइड्रोजन निकाल दे, ऑक्सीजन पर भेज दे, डबल बॉन्ड को इधर भेज दे, तो इसका जो इनॉल बनेगा वो ये इसका इनॉल बन गया, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है ये भी चलावता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर ये देखो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ शिफ्ट कर दो, लेकिन इसमें ध्यान में रखना डबल बॉन्डेड जो अल्फा होता है ना, या डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन चलावता में नहीं जाता है। ध्यान रखना, मैं जिस अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो sp3 संकरित कार्बन का होना चाहिए। समझने की कोशिश करो, संकरण मैंने पहले आपको बता ही दिया था, संकरण कैसे चेक करते हैं। तो sp3 संकरित कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन वो होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 संकरित होता है, ठीक है ना। तो यहां से हाइड्रोजन भाग नहीं लेगा चलावता में, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन चलावता में भाग लेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन निकल के जो है वो ऑक्सीजन पर जाएगा, और इसका जो इनॉल बनेगा ना, इसका इनॉल कुछ ऐसा बनेगा जो आप देख रहे हो ये वाला, यानी इन दोनों का इनॉल जो है वो कैसा बनेगा, एक जैसा ही बनेगा, सेम बनेगा। इसको बोलते हैं भाई पैरा टोटोमेरिज्म, पैरा टोटोमेरिज्म। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ कि भाई टोटोमेरिज्म जो है ना, चलावता जो है, उसको हम जीओसी पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे। वापस से सुन लो, क्या चलावता को हम जीओसी पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। तो इसलिए ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाएगा तो ये कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा अभी। आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे कि भाई 2 कंपाउंड है मेरे पास, एक तो कंपाउंड ये वाला है, एक तो ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड मेरे पास
ये है, ये दो कंपाउंड है और ये दोनों के दोनों चलावता प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का जो इनॉल बनता है ना वो एक ही बनता है, और वो इनॉल कौन सा है? उस इनॉल का नाम है फिनॉल। इन दोनों का एक ही इनॉल बनता है और वो ये वाला है। ये पॉइंट ध्यान में रखो, ये भी चलावता दर्शाता है, ये भी चलावता दर्शाता है, और इसका जो इनॉल बनेगा वो ये वाला बनेगा, फिनॉल बनेगा। क्लियर है बात? इसके अलावा एक और कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये वाला भी चलावता दर्शाएगा, ये वाला यहाँ से चलावता दर्शाएगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पर जाएगा और इसका इनॉल जब बनेगा तो इसका इनॉल कुछ ऐसा बनेगा भैया। कैसे बनेगा भाई, इसकी बात मैं बिल्कुल भी अभी नहीं करूँगा, ये सारी बातें जो है वो जीओसी पढ़ने के बाद होगी, तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी चलावता प्रदर्शित करता है। एक कंपाउंड है भाई पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है ना। अब ये वाला कंपाउंड जो है वो चलावता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इस पर पैरा पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, या sp3 संग्रहित कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है। तो भाई ये अपने पास हो गई कीटो इनॉल चलावता, ठीक है ना। बाकी कीटो इनॉल चलावता में बहुत सारी चीज़ें बाकी है कि भाई आपको पूछ सकता है इनॉल परसेंटेज, किसका इनॉल कम स्थायी होगा, किसका इनॉल ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कब डिस्कस करेंगे भाई, जब जीओसी पढ़ लेंगे उसके बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो अभी आगे के लिए मैं एक बार इनको क्या कर रहा हूँ भाई, स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और मॉड्यूल में भी अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है वो एक बार आपको नहीं करना है। क्लियर है बात? मॉड्यूल में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक बार हमें नहीं करना है। नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक कीटो इनॉल के बाद में वो है भाई नाइट्रो एसी नाइट्रो चलावता। ध्यान से, नाइट्रो एसी नाइट्रो चलावता। मैं आपको बता रहा हूँ 1,3 माइग्रेशन चलावता का प्रकार है। तो इसमें क्या कहा कि X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। इस तरीके के जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं भाई, चलावता प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन को X पर शिफ्ट कर दो और डबल बॉन्ड को Y और Z के बीच में शिफ्ट कर दो, तो अपने पास क्या बनेगा, X हाइड्रोजन H, X Y डबल बॉन्ड Z, ठीक है। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो ये चलावता प्रदर्शित करते हैं। अब नाइट्रो एसी नाइट्रो भी इसी तरीके का कंपाउंड है। ध्यान से देखना, CH3N डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जो है इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसको आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो CH3NO2, तो ये नाइट्रो ग्रुप है। क्लियर है? अब यहाँ क्या करना है देखना, ये X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दो और ये डबल बॉन्ड को इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर दो। अपने पास CH2N और यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा O। इस कंपाउंड को बोलते हैं भाई एसी नाइट्रो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड भी चलावता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। इसको क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है 3 परमाणु के बीच में, 1 2 3 परमाणु के बीच में, इसलिए इसको 1,3 माइग्रेशन बोलते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का कंपाउंड है, आप इसको चेक कर लें। ये भी चलावता प्रदर्शित करेगा, सेम टू सेम। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर एक हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो और डबल बॉन्ड को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N और यहाँ आ जाएगा OH और ये ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हो गया भाई नाइट्रो एसी नाइट्रो चलावता। तीसरा जो अपने पास टाइप है इसी 1,3 माइग्रेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है तीसरा जो टाइप है वो है नाइट्रोसो ऑक्सीम। चलावता, ठीक है, नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावता। तो अब इसमें देखना जरा कि CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, ये जो NO ग्रुप होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। और आपको क्या करना है, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर भेजो, डबल बॉन्ड को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भेजो, तो CH3
CHN और ये OH, ये वाले कंपाउंड को बोलते हैं भाई ऑक्सीम। ठीक है ना, कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर OH है और इधर कोई एल्काइल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीम बोलेंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावेता आप इसको बोल सकते हो। जैसे ये कोई कंपाउंड है, पूछ लिया चलावेता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जो कि है, तो यहाँ से क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन पर भेज दो, डबल बॉन्ड को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भेज दो, तो CH3C और CH3 डबल बॉन्ड N और ये OH। ठीक है, तो ये हो गया भाई नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावेता। ये वाला कंपाउंड चलावेता प्रदर्शित करेगा क्या, चेक करना जरा। ठीक है भाई, देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z है, ये Z है, Z पर हाइड्रोजन नहीं है, Z पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला चलावेता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावेता। ठीक, तो ये है भाई 1,3 माइग्रेशन। तो 1,3 माइग्रेशन में 3 प्रकार की चलावेता हमने पढ़ ली, कीटो इनॉल, नाइट्रोसो ऑक्सीम और फिर इससे पहले कौन सा पढ़ा था भाई, नाइट्रोसो एसी नाइट्रो। अब जो दूसरी तरीके की चलावेता है वो है भाई 1,2 माइग्रेशन। कौन सा है, 1,2 माइग्रेशन, सेकंड नंबर पे है 1,2 माइग्रेशन। इसका केवल एक ही एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, 1,2 माइग्रेशन। जैसे 1,3 माइग्रेशन में 3 परमाणु के बीच में हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, हाइड्रोजन का आदान प्रदान, 3 परमाणु के बीच में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही थी। 1,2 माइग्रेशन में 2 परमाणु के बीच में होगी, जैसे HCl, ये HCl है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जब चलावेता होगी तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पर चला जाएगा। ठीक, और जैसे ही नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, देखना जरा, ये नाइट्रोजन और यहाँ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन और ये कार्बन, ऐसी कंडीशन आएगी भाई साहब। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध। ये जो एरो वाला है इसको उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, इसको आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है वो आइसोसाइनाइड है और ये वाला साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखें, ये वाला क्या है, साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड है ना। तो हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN और HNC, ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये दोनों चलावयवी होते हैं, चलावयवी। इसको प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, चलावयवी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे एक तो CH3CN मिथाइल साइनाइड है, एक मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो यहां देखना, यहां पर किसी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, चलावेता में हमेशा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना होता है। यहां पर पूरा CH3 आपने नाइट्रोजन पर भेज दिया है। ये दोनों जो है वो चलावयवी नहीं है, चलावयवी नहीं है। तो क्या है, ये FGI है, ये क्रियात्मक समूह समावयवी है, चलावयवी नहीं है। ध्यान रखना भाई, HCN और HNC ये क्या होते हैं, चलावयवी होते हैं। इसके अलावा H के अलावा यहां कुछ भी लगा दो R, तो वो कभी भी चलावयवी नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। क्योंकि क्रियात्मक समूह समावयवता में मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन और साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपस में FGI होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, FGI है, क्रियात्मक समूह समावयवी नहीं है, बिल्कुल क्रियात्मक समूह समावयवी है, चलावयवी नहीं है। ठीक है, तो ये है भाई अपना चलावयवता। इतना ही आपको चलावयवता में करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ चलावयवता। ठीक है ना, या अपन ने क्योंकि संरचनात्मक समावयवता अपन पढ़ चुके हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है ना, जो अपन नेक्स्ट क्लास में या आगे जब भी टाइम मिलेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेज फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर करना है 1 से लेके 18, 1 to 18, 1 से लेके कहाँ तक, 18 तक क्वेश्चन कर दें। फिर इसके बाद में स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, 1, 6, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन करना है और तो कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नंबर 27 कर लेना। ठीक है,
फिर स्टेज थर्ड में आ जाओ। तो स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर आपको करना है 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं करना, हालांकि 6 जो है वो किसका है, टॉटोमेरिज्म का है, लेकिन इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन पूछा है, तो इनॉल कंटेंट के बारे में हम आगे जीओसी पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आपको करना क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 25। फिर स्टेज फोर्थ, तो स्टेज फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 4, 8, 4 के बाद में 8, 9 नहीं करना है, 9 टोटोमेरिज्म का है, लेकिन वही इनॉल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं आपको, सारे के सारे किसके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल के बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावता पढ़ने से पहले उसके लिए अपन को थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। त्रिविम समावता के लिए 2-4 पॉइंट है बेसिक से, वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखना जरा, अपने पास है भाई किरेल कार्बन, किरेल कार्बन, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कायरेल कार्बन, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस पर जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको बोलेगा दिए गए यौगिक में कितने किरेल कार्बन है, ठीक है ना। तो देखें कि भाई किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, ठीक है, उपस्थित ऐसा कार्बन, उपस्थित ऐसा sp3 संकरित कार्बन, ये ध्यान में रखें, sp3 संकरित कार्बन, कहने का मतलब है कार्बन जो है वो sp3 संकरित होना चाहिए, यानी उस पर या तो वो सिंगल बॉन्डेड, मतलब या तो क्या है, sp3 का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही होना चाहिए, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं चलेगा। sp3 का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा sp3 संकरित कार्बन जिस पर उपस्थित सभी समूह अलग अलग हो, है ना, किरेल कार्बन कहलाता है। सभी समूह sp3 संकरित कार्बन है तो कितने समूह उपस्थित होंगे, 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो sp3 संकरित एक ऐसा कार्बन जिस पर उपस्थित चारों समूह क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप इसको देखना जरा कि ये कार्बन है, ये A, B, ठीक है, C, जैसे मान लो कि एक कोई कार्बन है अपने पास, ये कोई कार्बन है, ठीक है ना। अभी इस कार्बन पर 4 ग्रुप जुड़े हैं और चारों के चारों जो है वो कैसे हैं, अलग अलग है, और कार्बन जो है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है। तो ये वाला कार्बन का संकरण कौन सा होगा, ये कार्बन का संकरण होगा sp3, ठीक है। तो चारों ग्रुप अगर अलग अलग आ गए तो ये वाला कार्बन कैसा है भाई, किरेल है, ठीक है ना। तो किरेल कार्बन को अपन कंपाउंड में क्या करते हैं भाई, ऐसे स्टार मार्क से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको यही चेक करना है, क्वेश्चन जैसे सबसे पहला क्वेश्चन या बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि कंपाउंड बना के देगा, पूछेगा इस पे कितने किरेल कार्बन है ना। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख के दे रहा हूं आपको, उनमें आपको यही चेक करना है कि भाई ये जो कंपाउंड है इसमें कितने किरेल कार्बन है, ठीक है। बहुत ही साधारण सा, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है भाई इसमें किरेल कार्बन कितने हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, पहले आप दूसरे से स्टार्ट करें,
इनमें चेक करना है भाई आपको किरेल कार्बन कितने हैं, यानी ऐसे सिंगल बॉन्डेड, पहली बात सिंगल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन आपको ढूंढने हैं जिनमें क्या हो, जिनमें 4 ग्रुप, जिस कार्बन पर 4 ग्रुप हो, चारों के चारों क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, ऐसा कार्बन आपको इसमें सर्च करना है। है ना, देखें जरा इनको, तो देखें सिंपल सा काम है भाई। देखना स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड से, सेकंड वाला जो है उसी से देखेंगे भाई। ये वाला कार्बन जो है वो किरेल है क्या, ना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पर 3 हाइड्रोजन है। पहली बात तो सिंगल बॉन्डेड चेक करना है, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए ना। तो ये वाला सिंगल बॉन्डेड तो है लेकिन इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये वाला सिंगल बॉन्डेड तो है, इसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्डेड तो है लेकिन इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों सेम आ गए, चारों के चारों अलग होनी चाहिए। ये वाला देखना जरा, सिंगल बॉन्डेड है पहली बात तो, फिर एक तो ये वाला ग्रुप जुड़ा है जो OH वाला है, एक इस पर ये Br वाला जुड़ा है, एक इस पर ये इथाइल जुड़ा है, और एक इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन, चारों अलग अलग हो गए, तो ये वाला किरेल है, ठीक है। फिर इसको चेक करते हैं, ये वाला एक तो इस पर Br जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, एक ये इधर इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, कि एक तो क्या हो गया भाई, इस पर Br, आउटलाइन को मिटा देता हूं, देखना एक तो Br जुड़ गया, ठीक है, एक CH3 जुड़ गया, एक ये इतना बड़ा ग्रुप आ गया इस पर, और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये चारों भी क्या है, अलग अलग है, ये भी किरेल है। ये वाला किरेल होगा क्या, ना ये तो नहीं होगा, क्योंकि 3 इस पर क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। फिर ये वाला किरेल होगा कैसे, एक हाइड्रोजन हो गया, एक OH आ गया, एक CH3 आ गया, एक ये इतना बड़ा समूह आ गया इस पर, तो ये वाला भी क्या होगा भाई, किरेल होगा। तो इसमें कितने किरेल कार्बन है, टोटल 3 किरेल कार्बन है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं भाई, ये वाला किरेल है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला किरेल होगा, बिल्कुल ये किरेल होगा, क्यों, क्योंकि चारों अलग अलग है, आप आराम से चेक करें, ठीक है ना, चारों अलग अलग है, ये भी किरेल है, चारों अलग अलग है, ये वाला भी किरेल है, 4 समूह चारों अलग अलग है, ये भी किरेल है, और ये वाला भी क्या होगा, किरेल होगा। तो इसमें टोटल किरेल कार्बन कितने हैं भाई, इसमें टोटल किरेल कार्बन आ गए कितने, 5। पहला क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि कंपाउंड बना के दे लिया और पूछ लिया कि कितने किरेल कार्बन है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है लेकिन इस पर तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, समान है, तो किरेल नहीं हो सकता। ये डबल बॉन्डेड, ये वाला डबल बॉन्डेड आ गया, ये भी डबल बॉन्डेड, तो ये तो वैसे ही किरेल नहीं होगा। फिर वापस से ये वाला कैसा आ गया, डबल बॉन्डेड, किरेल नहीं होगा, डबल बॉन्डेड किरेल नहीं होगा। ये वाला सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, लेकिन इस पर देखना ये CH3 है, ये CH3 है, दोनों समान आ गए, तो इसका मतलब ये भी किरेल नहीं होगा। इस पर किरेल कार्बन कितने हैं, 0 है, एक भी किरेल कार्बन नहीं है। इसको चेक करते हैं, तो भाई देखना जरा, ये सिंगल बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन है, किरेल नहीं है। ये सिंगल बॉन्डेड है, ये किरेल होगा, एक तरफ CH3, एक तरफ COOH, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक तरफ ये पूरा समूह उपस्थित है। फिर ये वाला देखना जरा, ये भी किरेल होगा, क्यों, क्योंकि चारों अलग अलग है। फिर ये वाला किरेल नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तीनों ही किरेल नहीं है। ये वाला चेक करेंगे, ये वाला किरेल है, ठीक है, ये वाला जो है एक हाइड्रोजन इस पर है, इस पर 2 हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, इस पर एक हाइड्रोजन है लेकिन इधर COOH वाला समूह जुड़ा है, एक इस पर हाइड्रोजन है, तो किरेल है। ऐसे ही ये वाला भी किरेल होगा, चारों अलग अलग, ये भी किरेल होगा, ये भी किरेल है, ये भी किरेल है। तो इसमें टोटल किरेल कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल जो है वो इसमें कितने किरेल कार्बन है भाई, 7 किरेल कार्बन है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला किरेल होगा क्या, नहीं होगा, ये किरेल है क्योंकि चारों अलग अलग है। फिर इस पर चेक करें, ये वाला भी किरेल है, चारों अलग अलग है, ये वाला भी किरेल होगा, ये भी किरेल होगा, ये भी किरेल है, ये भी किरेल है, ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है। ये सारे के सारे जो मैंने इंडिकेट किए हैं, आप आराम से सोचना, अगर समझ में नहीं आ रहा आप आराम से देखें कि भाई 4 समूह जुड़े हैं, तो कौन से समूह हैं और चारों कैसे अलग अलग है, ये आपको सोचना है। फिर भी कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल किरेल कार्बन कितने हैं, 8 किरेल कार्बन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही दे सकता है, एक कंपाउंड बना के देगा, पूछेगा इसमें कितने किरेल कार्बन है। क्लियर है बात। नेक्स्ट
अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो पहला पॉइंट तो था अपने पास क्रेल कार्बन। सेकंड जो पॉइंट है, मिटा रहा हूं इसको, जो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है भाई प्रक्षेपण सूत्र। अपन त्रिविम समानता पढ़ने से पहले ये सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। क्या है भाई प्रक्षेपण सूत्र। अब ये क्या होता है तो ध्यान से देखना। प्रक्षेपण सूत्र का मतलब है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, कोई भी किसी कंपाउंड की संरचना आपको बनानी है, तो उसको 3D स्ट्रक्चर होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय। जैसे अपने पास कोई कार्बन है, मान लो ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है किसकी, CH4 की स्ट्रक्चर है। तो अब ये चारों के चारों जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है तो इसका संकरण कैसा होगा, इसका संकरण होगा sp3, ठीक है। अब sp3 संकरण में वास्तव में इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी होती है, ध्यान से कि भाई 4 कार्बन जुड़े हैं, मतलब एक कार्बन है और 4 इस पर क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो sp3 संकरित कार्बन जो है वो बिल्कुल ऐसी उसकी ज्यामिति होती है। इस ज्यामिति को अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। ध्यान से, आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना। इस ज्यामिति को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति बोलते हैं। बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन, मानो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पीछे की तरफ है। इसको बोलेंगे भैया चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब भाई इसको बोर्ड पे तो अपन ऐसे बना नहीं सकते ना। अगर इसको बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूंगा तो बोर्ड पे देखना जरा कैसे बनेगा कि बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन पीछे, एक हाइड्रोजन इधर। इसको बोर्ड पे बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा बनेगा। तो ये पूरा मामला है, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है मार्कर से, ये वाला तो कैसा है, 3D है, ठीक है ना, ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। और बोर्ड कैसा होता है, बोर्ड एक 2D होता है। तो 2D पर आप 2D स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर सकते हो, 2D पर 3D नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात को, कि भाई इस स्ट्रक्चर को बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसे बनेगी और इसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा कि एक्चुअल में कौन सा हाइड्रोजन किस तरफ है, कि पीछे वाला हाइड्रोजन, जैसे इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये कौन सा हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला, तो चलो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर वाला मान लिया, ये वाला हाइड्रोजन इधर, मतलब ये ठीक से नहीं दिखेगा। तो अपन क्या करते हैं इस चीज से निपटने के लिए कि भाई कोई भी 3D मॉलिक्यूल है उसको 2D में कैसे बनाएं, उसको बोर्ड पर कैसे बनाएं, उसको कागज में कैसे बनाएं, ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या दिए गए, प्रक्षेपण सूत्र बनाए गए। अब ये जो है वो कुछ अपने पास ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ ऐसे तरीका होता है जिससे अपन क्या करते हैं, किसी भी 2D स्ट्रक्चर, किसी भी 3D स्ट्रक्चर को 2D में बना देते हैं। यानी जो sp3 संकरण अभी मैंने चतुष्फलकीय बताया था, जो कैसी थी, 3D स्ट्रक्चर थी, तो उसको बोर्ड पे अपन ढंग से कैसे बना सकते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये एक वास्तव में 3D संरचना है। इसके लिए अलग अलग प्रक्षेपण सूत्र काम में लिए जाते हैं और उन सूत्र में से सबसे पहला अपने पास है, सबसे पहला ध्यान से देखना जरा, वेज डैश सूत्र। पहला है वेज डैश सूत्र, ठीक है। हिंदी में भी इसको वेज डैश सूत्र ही बोलते हैं, वेज डैश फॉर्मूला इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वेज डैश सूत्र इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना जरा, ये कार्बन है, ठीक है, वही मैं sp3 संकरित कार्बन से ही इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपने पास भाई sp3 संकरित कार्बन, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि ये हो गया भाई अपने पास sp3 संकरित कार्बन, ठीक है, ये है sp3 संकरित कार्बन, ठीक है। अब इसमें देखना जरा कि sp3 संकरित दिख रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो, जैसे ये और ये, इसको मैंने तल में ले लिया, मतलब ये एक प्लेन हो गया, ठीक है ना, इस प्लेन में ले लिया। तो इन दोनों को क्या कर दो, तल में बना दो। एक तल के बाहर जा रहा है सामने की तरफ, एक तल के पीछे की तरफ। अगर मैं इन दोनों को एक तल में ले लूं, ठीक है, इस तल में, ये एक तल हो गया ना, अगर मैं इन दोनों को इस तल में बना दूं तो एक तो तल के बाहर की तरफ चला गया, एक तल के पीछे की तरफ आ गया। तो इसमें बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं कि बीच में कार्बन है, सबसे ऊपर वाला
ये ए, मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है ए, ठीक है, इसको और एक जो है वो मैंने कोई भी दो आपको तल में लेने हैं, जैसे ये और ये तल में ले लिया, इन दोनों को तल में ले लिया है ना, इस तल में, इन दोनों को मैंने इस तल में ले लिया, तो ये वाला तल के बाहर हो गया और ये वाला तल के पीछे की तरफ हो गया, तो ये बी, तो ए और बी, ये ए ये बी, ये दोनों तल में, ठीक है। फिर जो तल के बाहर की तरफ है उसको हम बनाते हैं भाई ऐसे मोटी लाइन से, जो तल के बाहर की तरफ जो समूह जुड़ा होता है उसको अपन कुछ ऐसे डार्क लाइन से उसको प्रदर्शित करते हैं। ये मान लो ये जुड़ा है सी, ठीक है, ये वाला हो गया सी जो तल के बाहर की तरफ है, और जो तल के पीछे की तरफ है उसको अपन ऐसे इस लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया डी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, किसी भी sp3 संकरित कार्बन को दर्शाने का तरीका हो गया है कि भाई जो नॉर्मल लाइन होती है ना, जो नॉर्मल लाइन होती है ये तो आपको बताएगी कि ये दोनों समूह क्या है, तल में है, ठीक। जो इसको जो मोटी लाइन होती है इसको बोलते हैं वेज, ठीक, और जो डॉश या डैश वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं डैश, डैश लाइन, ठीक है ना। जो आप कट वाली लाइन देख रहे हो ये डैश होती है। तो जो नॉर्मल लाइन है इसका मतलब तो तल वाले समूह हो गए, ये दोनों जो है नॉर्मल लाइन है, तो इनको तो तल में रखा, ये वाला तल से बाहर, ये वाला तल के पीछे, तो वेज वाला जो है इसका मतलब ये होगा तल के ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, और डैश वाला जो है वो क्या होगा भाई, तल के पीछे की तरफ, पीछे की ओर। अब देखना जरा ये वाला कार्बन कैसा था, ये कार्बन अपने पास sp3 संकरित था, और sp3 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D को अपन ने 2D में बनाने का एक तरीका बना लिया, वेरडैश सूत्र, ठीक है ना। अब देखना जरा कि भाई इनको तो आपने क्या माना, इन दोनों को तो तल में माना ना, इन दोनों को तो तल में, ये वाला तल के बाहर, तो तल के बाहर जो दिख रहा है वो आपकी आंखों के ज्यादा नजदीक होगा, आपकी आंखों के पास में होगा, और ये वाला जो है अगर आप इसको सामने से देखोगे ये वाला आपको पास में दिखेगा, और यहां पर मान लो मेरी आंख है, यहां पर आप इधर से इसको देख रहे हो, तो ये वाला आंख के ज्यादा पास होगा, ये वाला आंख से दूर होगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो तल के ऊपर की ओर होता है वो अपनी आंखों के सामने होता है, ठीक है ना, यानी आंखों के पास, आंखों के पास, और ये वाला समूह जो है वो आंखों से दूर होता है, आंखों से दूर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कहने का मतलब यह है कि एक चतुष्फल की संरचना जो अपने पास 3D स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल संरचना थी, तो उसको बोर्ड पे बनाने के लिए एक तरीका हमने निजात किया, एक तरीका ढूंढा। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि भाई अगर नॉर्मल लाइन से अपन कोई किसी समूह को प्रदर्शित करते हैं नॉर्मल लाइन से, तो इसका मतलब वो तल में होगा, वो बोर्ड के तल में होगा, ठीक है ना, ये दोनों बोर्ड के तल में है। फिर अगर आप किसी को मोटी लाइन से प्रदर्शित करते हो, वेज से प्रदर्शित करते हो, इसका मतलब वो तल के बाहर है, वो बोर्ड के बाहर, तल के तरफ, बाहर की तरफ जुड़ा हुआ समूह है। यानी आप इसको ये मान के चलो बी यहां हो गया, ए यहां हो गया, सी कुछ यहां होगा बोर्ड के बाहर, ठीक है ना। अब इसको ऐसा तो है नहीं कि भाई बाहर बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड 2D है, अपन को तो बोर्ड पे ही बनाना, तो सी को यहां मान के चलो, और डी जो है ना वो बोर्ड के पीछे की तरफ है। तो 3D चीज को अपन को 2D में बनाना था, तो इसके लिए हमने क्या काम में लिया भाई, वेरडैश सूत्र काम में लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वेरडैश सूत्र समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको मॉडल से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं मॉडल लेके आऊंगा, तो उससे भी अपन इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से सूत्र हैं उनकी बात भी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। चलावेता में हो सकता है भाई आपको डाउट आए, चलावेता में मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, डाउट आ सकता है, क्योंकि चलावेता जो है ना वो जीओसी से रिलेटेड है, कि जीओसी नहीं पढ़ेंगे तब तक चलावेता पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जीओसी पढ़ने के बाद मैं चलावेता दोबारा आपको करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको मॉड्यूल में टिक करवाए हैं वो क्वेश्चन आप कर लेना, किसी एक क्लास में अपन क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।